नमस्कार। आज हम उत्तराखंड के इतिहास के एक बहुत ही महत्वपूर्ण और काफी लंबे चले अध्याय पर बात करेंगे, चंद राजवंश। जी। हमारे पास जो स्रोत हैं वो इस वंश की पूरी कहानी बताते हैं, उनके शुरुआती दिनों से फिर उनके शिखर तक पहुंचने और लगभग 11 सदियों बाद उनके पतन तक की। बिल्कुल, एक बहुत लंबा शासनकाल रहा है इनका। हाँ, तो हमारा इरादा यही है कि इन स्रोतों से चंद वंश की कहानी के जो सबसे दिलचस्प, सबसे अहम हिस्से हैं, उन्हें सामने रखा जाए। ये कहानी, जैसा आपने कहा, बहुत लंबी है, लगभग 700 ईस्वी से शुरू होकर 1790 तक। इसमें कोई 60 राजाओं का जिक्र आता है। 62 राजा, जी हाँ। सुनने में ये शायद थोड़ा मुश्किल लगे, पर हम कोशिश करेंगे कि इसे एक दिलचस्प बातचीत की तरह रखें ताकि मुख्य बातें आसानी से समझ आ जाएं। बिल्कुल, और देखिए, चंद वंश कुमाऊं के इतिहास में तब आता है जब कत्यूरी वंश का पतन हो रहा था या हो चुका था। तो इस राजवंश को समझने के लिए हमारे पास कई तरह के साधन हैं, जैसे बालेश्वर मंदिर के लेख हैं, अलग अलग समय के ताम्रपत्र मिलते हैं। हाँ, जैसे बास्ते, मझेड़ा के ताम्रपत्र। सही काम। फिर गोपेश्वर का त्रिशूल लेख है, कुछ वंशावलियां भी हैं, और हाँ, एटकिंसन जैसे ब्रिटिश इतिहासकारों के काम भी। एटकिंसन का काम तो काफी विस्तृत माना जाता है ना? जी, बहुत विस्तृत है। हालांकि मजेदार बात यह है कि वो असल में एक एंटोमोलॉजिस्ट थे, मतलब कीट वैज्ञानिक। अच्छा। हाँ, पर उन्होंने इतिहास पर गजब का काम किया। तो ये सारे स्रोत मिलकर हमें उस दौर की एक तस्वीर बनाने में मदद करते हैं। तो चलिए, कहानी की शुरुआत से ही शुरू करते हैं। चंद वंश की स्थापना, इसको लेकर ही शायद पूरी सहमति नहीं है इतिहासकारों में, है ना? हाँ, ये बात सही है। मतलब दो मुख्य मत हैं। ज्यादातर इतिहासकार, जैसे आपने एटकिंसन का नाम लिया और बद्रीदत्त पांडे भी, वो मानते हैं कि संस्थापक सोमचंद थे, और माना जाता है कि वो लगभग 700 ईस्वी या कुछ स्रोत 1025 ईस्वी भी कहते हैं, उस समय इलाहाबाद के पास झूसी नाम की जगह से कुमाऊं आए थे। अच्छा, झूसी से। लेकिन एक दूसरा मत भी है, आपने कहा। जी हाँ, कुछ दूसरे इतिहासकार हैं, जैसे हर्षदेव जोशी या फिर हैमिल्टन। उनका मानना है कि असली संस्थापक सोमचंद नहीं थे, बल्कि काफी बाद में आए 30वें राजा थे, थोरचंद। ओ, 23वें राजा। हाँ, लेकिन आमतौर पर जो कहानी ज्यादा प्रचलित है वो सोमचंद की ही है। तो क्या कहानी है सोमचंद की? कैसे आए, कैसे राजा बने? कहानी कुछ यूं है कि सोमचंद बद्रीनाथ की यात्रा पर आए थे। अब उस समय कुमाऊं के इस हिस्से में चंपावत के आसपास कत्यूरी राजा ब्रह्मदेव का शासन था। और कहते हैं कि राजा ब्रह्मदेव सोमचंद से काफी प्रभावित हुए थे। हाँ, किंवदंती तो यही कहती है। ब्रह्मदेव इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने ना सिर्फ अपनी बेटी की शादी सोमचंद से कर दी, अच्छा। बल्कि उन्हें दहेज में चंपावत के पास थोड़ी जमीन भी दी, करीब 15 बीघा जमीन। और बस यहीं से चंद वंश की नींव पड़ी। तो सोमचंद ने चंपावती नदी के किनारे चंपावत को अपनी राजधानी बनाया। जी, और वहां राजबुंगा नाम का एक किला बनवाया। कहते हैं वो किला अंडाकार शेप का था। तो सिर्फ किला ही नहीं बनवाया होगा, प्रशासन की भी तो कुछ नींव रखी होगी उन्होंने। बिल्कुल बिल्कुल, उन्होंने उस समय के जो दो प्रमुख स्थानीय गुट थे, मेहरा जो मल्लाहड़ से थे और फड़त्याल जो तल्लाधर से थे, उनके लोगों को मंत्री और सेनापति बनाया। ये शायद शक्ति संतुलन के लिए किया होगा। हाँ, लगता तो यही है। एक तरह से स्थानीय ताकतों को साथ लेने की कोशिश थी। इसके अलावा उन्होंने किलों की सुरक्षा के लिए 4 लोगों को किलेदार नियुक्त किया, कार्की, बोहरा, तड़ागी, चौधरी। ये शायद नेपाल से आए थे और इन्हें 4 आल कहा जाने लगा। 4 आल, ये व्यवस्था तो काफी महत्वपूर्ण लगती है। हाँ, ये उनके प्रशासन और सुरक्षा का एक अहम हिस्सा बनी। सोमचंद ने अपने एक सेनापति कालू तड़ागी की मदद से एक स्थानीय रावत राजा को भी हराया और अपना राज्य थोड़ा सा बढ़ाया। उन्होंने प्रशासन में मदद के लिए चौथानी ब्राह्मणों को भी नियुक्त किया, जैसे तिवारी, पांडे, बिष्ट वगैरह। और ये भी कहा जाता है कि कुमाऊं में पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत भी एक तरह से उन्होंने ही की। लेकिन एक बात आपने कही कि वो पूरी तरह स्वतंत्र नहीं थे शुरू में। नहीं, ये याद रखना जरूरी है। सोमचंद शुरुआत में डोटी यानी पश्चिमी नेपाल के जो राजा थे, जयदेव मल्ल, उनके अधीन एक मांडलिक राजा थे। मांडलिक राजा, इसका ठीक मतलब क्या हुआ? मांडलिक राजा मतलब एक तरह के सामंत शासक, जो अपने इलाके में राज तो करते थे, पर उन्हें अपने से बड़े राजा को टैक्स देना पड़ता था, उसकी अधीनता माननी पड़ती थी। तो हाँ, सोमचंद पूरी तरह से स्वतंत्र नहीं थे। अच्छा, सोमचंद के बाद कुछ और राजा हुए, पर इंद्रचंद का नाम एक खास वजह से आता है ना? रेशम से जुड़ा कुछ। हाँ, इंद्रचंद लगभग 758-778 ईस्वी, उनके समय में कुमाऊं में रेशम का उत्पादन शुरू हुआ। कहते हैं कि रेशम के कीड़े
चीन या शायद नेपाल के रास्ते से लाए गए थे। और जो लोग रेशम बुनते थे उन्हें पटुए कहते थे। जी हाँ, पटुए। और इसी से जुड़ी एक बहुत ही अजीब प्रथा थी, पटरंग वाली। पटरंग वाली, ये क्या चीज थी? सुनने में ही अजीब लग रहा है। है ही अजीब। माना जाता था कि रेशम के धागों का रंग पक्का और चमकदार करने के लिए शहर में कोई झूठी अफवाह फैला दी जाती थी या कोई बुरी खबर। क्या बात कर रहे हैं? झूठी खबर? हाँ, अब इसके पीछे का तर्क क्या था ये कहना मुश्किल है, पर यह उस समय की एक अनोखी सामाजिक प्रथा थी जिसका जिक्र मिलता है। वाकई बहुत अजीब है। खैर, इसके बाद एक शासक हुए वीणाचंद, लगभग 85 से 869। उनके बारे में कहा जाता है कि वो राजकाज से ज्यादा भोग विलास में रहते थे। इसका नतीजा क्या हुआ? नतीजा बुरा हुआ। वीणाचंद की इसी कमजोरी का फायदा उठाया खश जातियों ने। उन्होंने कुमाऊं पर कब्जा कर लिया। खशों का कब्जा, ये कितने समय तक रहा? काफी लंबा, करीब करीब 200 साल तक। इस दौर को खशिया राज कहते हैं और इस दौरान आम जनता पर काफी अत्याचार भी हुए। 200 साल, लेकिन इसमें एक दिलचस्प बात भी है शायद, कला को लेकर। हाँ, ये विरोधाभास जैसा है। जहां एक तरफ अत्याचार का जिक्र है, वहीं कई इतिहासकार इसी दौर को कुमाऊनी लोक कला के विकास का स्वर्णकाल भी मानते हैं। अच्छा, ऐसा क्यों? शायद इसलिए कि जब केंद्रीय सत्ता कमजोर हुई तो स्थानीय स्तर पर लोक कलाओं को, मंदिरों के निर्माण को पनपने का ज्यादा मौका मिला। ये एक संभावना है। तो 2 सदियों के इस खशिया राज के बाद चंद वंश की सत्ता वापस कैसे आई? ये वापसी करवाई 9वें शासक वीरचंद ने, लगभग 1065 से 1080 ई के आसपास। उन्होंने खश राजा सोपाल को हराया और फिर से चंद सत्ता स्थापित की। लेकिन चुनौतियां तो खत्म नहीं हुई होंगी। बिल्कुल नहीं, बाहरी आक्रमण चलते रहे। हमें पश्चिम नेपाल के राजाओं के आक्रमण के प्रमाण मिलते हैं, जैसे अशोक चल का आक्रमण हुआ 1191 ई में, फिर क्राचल देव का 1223 ई में। इनके ताम्रपत्र और लेख मिले हैं। और थोहर चंद, जिनका जिक्र पहले आया था कि कुछ लोग उन्हें संस्थापक मानते हैं। हाँ, उनका समय भी इसी दौर के आसपास है, लगभग 1261-1275 ई। शायद उन्हें संस्थापक मानने का एक कारण यह हो सकता है कि उनके समय तक चंद शक्ति फिर से थोड़ी मजबूत हो गई हो। लेकिन अगर हम पुख्ता अभिलेखों की बात करें, मतलब लिखित प्रमाण, तो वो हमें मिलने शुरू होते हैं 28वें शासक अभय चंद के समय से, लगभग 1344-1374 ई। उनका एक ताम्रपत्र मिला है जिसे चंदवंश का सबसे पुराना ज्ञात अभिलेख माना जाता है। चलिए, अब बात करते हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण शासक की, गरुड़ ज्ञानचंद, 1374 to 1419 ई। इनके नाम के साथ ये गरुड़ क्यों जुड़ा है? ये तो पक्षी है। हाँ, गरुड़ ज्ञानचंद यकीनन चंद वंश के सबसे ताकतवर राजाओं में गिने जाते हैं। वो दिल्ली सल्तनत के सुल्तान फिरोज शाह तुगलक के समकालीन थे। अच्छा, दिल्ली सल्तनत से संपर्क? जी हाँ, और कहानी यह है कि ज्ञानचंद सुल्तान से मिलने दिल्ली गए थे। अब ज्ञानचंद विष्णु के उपासक थे और उनका राजचिन्ह गरुड़ था। कहते हैं सुल्तान से काफी प्रभावित हुए और उन्होंने ज्ञानचंद को गरुड़ की उपाधि दे दी। तो ये सिर्फ एक उपाधि थी या इसका कोई राजनीतिक महत्व भी था? देखिए, उपाधि मिलना ही अपने आप में बड़ी बात थी। इससे उनकी राजनीतिक हैसियत जरूर बढ़ी होगी। और सिर्फ उपाधि ही नहीं मिली। और क्या मिला? सुल्तान ने उन्हें तराई भाबर का जो मैदानी इलाका है वो भी दिया। ये इलाका खेती और व्यापार के लिहाज से बहुत अहम था। हाँ, इससे तो राज्य की आय और शक्ति दोनों बढ़ी होंगी। बिल्कुल। ज्ञानचंद का शासनकाल भी काफी लंबा रहा, करीब 45 साल। लेकिन उनके दौर से एक दुखद घटना भी जुड़ी है। उनके एक वीर सेनापति थे, नीलू कठायत। नीलू कठायत, क्या हुआ था उनके साथ? सुना है बड़े बहादुर थे वो। बहुत बहादुर। राजा ने खुश होकर उन्हें कुमैया खिल्लत जैसी बड़ी उपाधि भी दी थी। पर दरबार में उनके खिलाफ साजिशें हुई। ओह, दरबारी साजिशें? हाँ, जस्सा कमलेखी नाम का एक दरबारी था। उसने राजा के कान भर दिए और राजा ने पता ही गुस्से में या शक में आकर पहले नीलू के बेटों की आंखें निकलवा दी और बाद में नीलू कठायत की भी हत्या करवा दी। अरे, ये तो बहुत बुरा हुआ। हाँ, ये दिखाता है कि उस दौर में दरबारी राजनीति कितनी खतरनाक हो सकती थी। वफादारी का ये सिला मिला। इस घटना का असर तो बाद के राजाओं पर भी पड़ा होगा। बिल्कुल। ज्ञानचंद के पोते थे उद्यानचंद, 1420-1421 ई। जब वो राजा बने तो उन्हें अपने दादा के इस काम पर बहुत पछतावा हुआ। अच्छा, उन्होंने कुछ प्रायश्चित किया? हाँ, उन्होंने प्रायश्चित के तौर पे कई मंदिर बनवाए, नौले यानी पानी के स्रोत बनवाए
और चंपावत में जो प्रसिद्ध बालेश्वर मंदिर है उसका निर्माण कार्य भी उन्होंने ही शुरू करवाया था, जिसे बाद में दूसरे राजाओं ने पूरा किया। नीलू कठायत के दुखद अंत के बाद भारतीय चंद 1437-1450 ई का दौर एक नई दिशा देता है शायद। हाँ, भारतीय चंद एक और बहुत महत्वपूर्ण शासक थे। उन्होंने वो काम किया जो उनसे पहले किसी चंद राजा ने हिम्मत नहीं की थी। क्या? उन्होंने डोटी राज्य की अधीनता मानने से साफ इनकार कर दिया। अच्छा, मतलब पूरी स्वतंत्रता। जी, और सिर्फ इनकार ही नहीं किया, ड्यूटी के खिलाफ 12 साल तक लंबा युद्ध लड़ा और आखिरकार जीते भी। तो भारतीय चंद पहले शासक थे जिन्होंने चंद वंश को पूरी तरह स्वतंत्र और संप्रभु बनाया। उन्होंने सीरा और सौर जैसे इलाकों पर भी कब्जा किया। लेकिन उनके समय से जुड़ा एक सामाजिक मुद्दा भी है, नायक जाति की उत्पत्ति का। हाँ, ये एक विवादास्पद प्रसंग है जो उनके लंबे युद्ध अभियानों से जुड़ा है। माना जाता है कि युद्ध के लिए सैनिक महीनों सालों तक घर से दूर रहते थे। तो उस दौरान चंद सैनिकों के स्थानीय स्त्रियों के साथ जो अवैध संबंध बने, उनसे जो संतानें पैदा हुई, उन्हें बाद में नायक कहा गया। ये एक जटिल सामाजिक सच्चाई है उस दौर की, जिस पर अलग अलग मत हैं। खैर, भारतीय चंद के बाद रत्नचंद 1450-1488 आए, जिन्होंने राज्य की आंतरिक व्यवस्था पर ध्यान दिया, जैसे कुमाऊं में पहला भूमि बंदोबस्त करवाया। जी, ये भी एक महत्वपूर्ण प्रशासनिक कदम था। और फिर कीर्तिचंद 1488-1503 ने फिर से राज्य विस्तार पर जोर दिया, यहाँ तक कि पहली बार गढ़वाल राज्य पर भी हमला किया। सही कहा, कीर्तिचंद ने गढ़वाल के राजा अजयपाल को हराया और बारामंडल, खगमरा कोट जैसे इलाके जीते। चंद राज्य धीरे धीरे कुमाऊं की सबसे बड़ी शक्ति बनता जा रहा था। इसी कड़ी में एक और अहम पड़ाव आता है राजधानी बदलने का। भीष्मचंद 1555-1560 ईस्वी ने ये सोचा था। हाँ, भीष्मचंद को लगा कि चंपावत शायद अब उतना सुरक्षित नहीं है या केंद्रीय स्थान पर नहीं है। उन्होंने राजधानी को अल्मोड़ा ले जाने का फैसला किया। उन्होंने अल्मोड़ा के पास खगमरा किला बनवाना शुरू भी कर दिया था, लेकिन राजधानी पूरी तरह बदल पाते उससे पहले ही गजुआठिंगा नाम के एक स्थानीय सरदार ने उनकी हत्या कर दी। अरे, तो वो चंपावत से राज करने वाले आखिरी राजा हुए? जी हाँ, वो अंतिम चंद राजा थे जिन्होंने चंपावत से शासन किया। तो राजधानी अल्मोड़ा कौन ले गया फिर? ये काम पूरा किया भीष्मचंद के दत्तक पुत्र बालो कल्याण चंद 1560-1568 ईस्वी ने। वो असल में ताराचंद के पुत्र थे जिन्हें भीष्मचंद ने गोद लिया था। उन्होंने 1563 में औपचारिक रूप से राजधानी चंपावत से अल्मोड़ा शिफ्ट कर दी। और अल्मोड़ा का नाम भी बदला था शायद। हाँ, उन्होंने अल्मोड़ा का नाम आलमनगर रखा। वहां उन्होंने मल्ला महल किला बनवाया, लाल मंदी किला बनवाया। अल्मोड़ा शायद सामरिक और प्रशासनिक दोनों नजरिए से बेहतर लोकेशन थी। उन्होंने राज्य विस्तार भी जारी रखा। हाँ, उन्होंने गंगोली जैसे इलाकों को जीता जहां मणकोटी वंश का राज था, और अपने पिता भीष्मचंद की हत्या का बदला भी लिया। तो अल्मोड़ा राजधानी बनने के बाद अब हम चंद वंश के उस दौर में पहुंच रहे हैं जब उनका संपर्क मैदानी ताकतों, खासकर मुगलों से काफी बढ़ गया था। रुद्रचंद 1568 से 1597 ई अकबर के समकालीन थे। जी हाँ, और ये चंद इतिहास का एक बहुत अहम मोड़ था। रुद्रचंद काफी पढ़े लिखे और कुशल शासक थे। शुरू में तो उन्होंने कोशिश की कि वो स्वतंत्र बने रहें, मुगलों से दूर, लेकिन मुगल साम्राज्य की ताकत बहुत बढ़ रही थी। तो आखिरकार 1587 में उन्होंने अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली। ये एक तरह का यथार्थवादी राजनीतिक फैसला था। और वो अकबर से मिले भी थे शायद लाहौर में। हाँ, 1588 में वो लाहौर गए और अकबर के दरबार में हाजिर हुए। अकबर उनकी योग्यता से काफी खुश हुए। और उन्हें कुछ जागीर वगैरह मिली? जी, अकबर ने उन्हें 84 माल यानी तराई का जो बड़ा और उपजाऊ इलाका है वो जागीर के तौर पर दिया। इसी इलाके में रुद्रचंद ने बाद में रुद्रपुर शहर बसाया। तो मुगलों से इन संबंधों का क्या असर हुआ? देखिए, चंद राज्य को स्थायित्व मिला, आय का एक बड़ा स्रोत मिला, लेकिन हाँ, उनकी जो पूर्ण स्वतंत्रता थी वो खत्म हो गई। अब वो मुगल साम्राज्य के अधीन एक तरह के मनसबदार बन गए थे। रुद्रचंद ने सामाजिक व्यवस्था पर भी काफी काम किया था। कोई किताब भी लिखी थी? हाँ, उन्होंने त्रैवेणिक धर्म निर्णय नाम की एक पुस्तक लिखी, या शायद लिखवाई। इसके आधार पर उन्होंने कुमाऊं के समाज को व्यवस्थित करने की कोशिश की। जैसे ब्राह्मणों को उनके काम और योग्यता के आधार पर अलग अलग श्रेणियों में बांटा, चौथानी, ओली, पचबिड़िये, पितलिये। प्रशासन में मदद के लिए गुरु, वैद्य, सईस जैसे पद बनाए। शूद्रों के लिए भी कुछ नियम, पौड़ी 15-20वां। वो खुद भी विद्वान थे? हाँ, संस्कृत के अच्छे ज्ञाता थे। उन्होंने शिकार पर, खासकर बाद से शिकार पर, शियन शास्त्र नाम की किताब लिखी। ययाति चरित्रम नाम का एक नाटक भी लिखा।
और तो और उन्होंने कुमाऊं के युवाओं को संस्कृत और उच्च शिक्षा के लिए बनारस और कश्मीर भी भेजा। काफी कुछ किया उन्होंने। हाँ। रुद्रचंद के बाद आए लक्ष्मीचंद, 1597 1621 ई। इनका एक बड़ा ही मजेदार उपनाम था लखुली बिराली। हाँ, लकुली बिराली मतलब भीगी बिल्ली। ऐसा क्यों कहते थे? कहा जाता है कि उन्होंने पड़ोसी राज्य गढ़वाल पर 7 बार हमला किया और 7 बार हार गए। 7 बार? हाँ, 8वीं कोशिश में जाकर उन्हें कुछ थोड़ी सी सफलता मिली, तो शायद इसी वजह से मजाक में या व्यंग्य में उन्हें ये नाम दिया गया। लेकिन वो जहांगीर से भी मिले थे। हाँ, जहांगीर से मिले थे और जहांगीरनामा में उनका जिक्र आता है, एक अमीर पहाड़ी राजा के तौर पर। उनके समय की और क्या खास बातें याद रखी जाती हैं? उन्होंने बागेश्वर का जो प्रसिद्ध बागनाथ मंदिर है, उसका जीर्णोद्धार करवाया और माना जाता है कि कुमाऊं का जो प्रसिद्ध खड्डुआ त्योहार है, वो भी उन्हीं ने शुरू किया था। अच्छा, खड्डुआ त्योहार। और उनके भाई का भी जिक्र आता है, शक्ति गुसाई। हाँ, शक्ति गुसाई। वो जन्म से देख नहीं सकते थे, लेकिन प्रशासन चलाने में बहुत कुशल थे। गजब की प्रशासनिक क्षमता थी उनमें। इसीलिए कुछ लोग उन्हें उत्तराखंड का धृतराष्ट्र भी कह देते हैं। लक्ष्मीचंद ने कुछ प्रशासनिक सुधार भी किए थे। जी हाँ, काफी किए थे। जैसे नए टैक्स लगाए, जूला, सिरती, बैकर। न्याय व्यवस्था के लिए 2 तरह की कचहरियां बनाईं, आम लोगों के लिए निवाली और सैनिक मामलों के लिए बिष्टाली। लक्ष्मीचंद के बाद कुछ समय के लिए अस्थिरता रही। छोटे कार्यकाल वाले राजा आए और एक राजा विजयचंद की तो हत्या भी हो गई। हाँ, दरबार में साजिशें बढ़ने लगी थीं। विजयचंद की हत्या के बाद त्रिमल चंद 1625 से 1638 ईस्वी राजा बने। उन्हें गद्दी पाने के लिए गढ़वाल के राजा से मदद लेनी पड़ी थी। उन्होंने फिर हत्या करने वालों को सजा दी। और इसके बाद आते हैं बाज बहादुर चंद, 1638 to 1678 ई, जो चंद वंश के सबसे प्रसिद्ध राजाओं में से एक माने जाते हैं। बिल्कुल। बाज बहादुर चंद का कार्यकाल काफी लंबा और महत्वपूर्ण रहा। वो शाहजहां और औरंगजेब दोनों के समकालीन थे। मुगलों से इनके संबंध कैसे थे? रुद्रचंद की तरह ही? हाँ, बल्कि काफी अच्छे थे। उन्होंने मुगलों की मदद ली थी 84 माल का इलाका वापस पाने के लिए, जो शायद बीच में हाथ से निकल गया है। शाहजहां ने खुश होकर उन्हें बहादुर और जमींदार की उपाधियां दी। ये उपाधियां दिखाती हैं कि मुगल उन्हें एक अहम सहयोगी मानते थे। बाज बहादुर चंद ने कई महत्वपूर्ण काम किए, ऐसा सुना है? हाँ, बहुत सारे। एक तो वो गढ़वाल से नंदा देवी की सोने की मूर्ति जीतकर अल्मोड़ा लाए, जो आज भी वहां पूजी जाती है। अच्छा। और उन्होंने तिब्बत से व्यापार करने वाले भोटिया व्यापारियों पर सिरती नाम का टैक्स लगाया। थल में एक बहुत ही अनोखा मंदिर बनवाया, एक हथिया देवाल। एक हथिया देवाल, इसकी क्या कहानी है? कहते हैं इसे एक ही हाथ वाले कारीगर ने बनाया था और इसकी बनावट कुछ कुछ एलोरा के कैलाश मंदिर जैसी है। कमाल है। उन्होंने बाजपुर शहर बसाया, तिब्बत पर सैनिक अभियान भी किया और कैलाश मानसरोवर जाने वाले यात्रियों की सुविधा के लिए गूंठ यानी धर्मार्थ भूमि भी दान दी। और पिथौरागढ़ के पास जो प्रसिद्ध कटारमल सूर्य मंदिर है, हाँ, उसका भी जीर्णोद्धार कराया। उन्हें कुमाऊं का बलबन भी कहा जाता है। ये तुलना क्यों की जाती है? शायद उनके मजबूत शासन और न्याय के लिए। हाँ। जैसे दिल्ली सल्तनत में बलबन एक कठोर लेकिन न्यायप्रिय शासक माने जाते थे, हो सकता है बाज बहादुर चंद ने भी राज्य में व्यवस्था बनाए रखने के लिए वैसी ही सख्ती और अनुशासन दिखाया हो। लेकिन बुढ़ापे में वो थोड़े अलोकप्रिय हो गए थे, कोई कहावत भी है। हाँ, एक कहावत है कुमाऊं में, बरस भयो 80 बुद्धि गई 90। हाँ। मतलब 80 साल के हो गए तो बुद्धि चली गई। शायद आखिरी दिनों में उनके कुछ फैसले लोगों को पसंद नहीं आए होंगे। अच्छा। बाज बहादुर चंद के बाद उद्योत चंद 1678 से 1698 आए। उन्होंने भी युद्ध लड़े, मंदिर बनवाए, लेकिन फिर जगत चंद 1708 से 1720 का समय आता है, जिसे कुमाऊं का स्वर्ण काल कहते हैं। ऐसा क्यों? जगत चंद के समय में चंद राज्य की आमदनी खासकर तराई वाले इलाके से अपने चरम पर पहुंच गई थी। लगभग 9 लाख रुपए सालाना, जो जमाने में बहुत बड़ी रकम थी। 9 लाख? हाँ, राज्य में समृद्धि थी, शांति थी। उन्होंने गढ़वाल पर हमला करके राजधानी श्रीनगर तक पर कब्जा कर लिया था। उन्होंने जुआरियों पर भी टैक्स लगा दिया था, ये बात सही है? हाँ, ये भी एक दिलचस्प बात है। जुआ की वांछ नाम का टैक्स लगा दिया था। लेकिन अफसोस, इस समृद्धि के शिखर पर ही उनकी मौत चेचक से हो गई। और अक्सर देखा जाता है कि स्वर्ण काल के बाद गिरावट का दौर शुरू हो जाता है। क्या चंदू के साथ भी ऐसा ही हुआ? दुर्भाग्य से हाँ,
बिल्कुल ऐसा ही हुआ। जगतचंद के बेटे थे देवीचंद, 1720 से 1726 ई। वो अपने पिता से बिल्कुल उलट साबित हुए। एटकिंसन ने तो उन्हें चंद वंश का मोहम्मद बिन तुगलक कहा है। मोहम्मद बिन तुगलक मतलब अपनी अटपटी खर्चीली योजनाओं के लिए। बिल्कुल। कहते हैं देवीचंद को धुन सवार हो गई थी मुगल बादशाह की बराबरी करने की या कुमाऊं का विक्रमादित्य बनने की। इस चक्कर में उन्होंने सेना पर और दूसरी फिजूल खर्ची में पूरा शाही खजाना खाली कर दिया। ओह, इसका नतीजा? नतीजा ये हुआ कि राज्य बुरी तरह कमजोर हो गया और आखिरकार दरबारियों ने ही उनकी हत्या कर दी। तो यहाँ से पतन साफ तौर पर दिखने लगता है। हाँ, अब पतन की रफ्तार तेज हो गई। देवीचंद के बाद अजीत चंद 1726 से 1729 ई राजा बने, पर वो नाम मात्र के थे। असल में पूरनमल गैड़ा बिष्ट नाम के एक शक्तिशाली दरबारी की मनमानी चलती थी। इस दौर को इतिहास में गैड़ागर्दी कहा जाता है। गैड़ागर्दी? हाँ, मतलब गैड़ा की मनमानी। अजीत चंद की भी हत्या हो गई। फिर कल्याणचंद चतुर्थ 1729 से 1747 ईस्वी गद्दी पर बैठे, लेकिन इनके समय एक बहुत बड़ी विपत्ति आई, रूहेलों का आक्रमण। रूहेलों का आक्रमण कब हुआ ये 1743-44 के आसपास हुआ। रूहेलों ने कुमाऊं पर भयानक हमला किया, अल्मोड़ा तक लूटपाट मचाई। ये तो बहुत विनाशकारी रहा होगा राज्य के लिए। बहुत ज्यादा। कल्याणचंद को तो अपनी जान बचाने के लिए गढ़वाल भागना पड़ा और वहां के राजा प्रदीप शाह से मदद मांगनी पड़ी। प्रदीप शाह ने रूहेलों को भगाने में मदद तो की, लेकिन जाहिर है इसकी एक कीमत भी थी। इसी दौर में शिवदेव जोशी एक बहुत शक्तिशाली दीवान के रूप में उभरे। उन्होंने बाद में अगले राजा दीपचंद के संरक्षक के तौर पर भी काम किया। इसीलिए उन्हें कुमाऊं का बैरम खान कहा जाता है। अच्छा, जैसे बैरम खान ने अकबर का संरक्षण किया था। बिल्कुल। तो दीपचंद 1748 से 1777 ईस्वी राजा बने, शिवदेव जोशी उनके संरक्षक। इनके समय पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ 1761। क्या चंद सेना ने इसमें हिस्सा लिया था? हाँ, लिया था। चंद सेना ने रुहेलखंड की सेना के साथ मिलकर अहमद शाह अब्दाली के अफगानों का साथ दिया था। लेकिन दीपचंद का शासनकाल भी शांत नहीं रहा। नहीं, बिल्कुल नहीं। आंतरिक कलह चरम पर थी। मोहन सिंह रौतेला नाम का एक बहुत महत्वाकांक्षी दरबारी था। उसने साजिश करके दीपचंद को और उनके 2 बेटों को कैद किया और फिर मरवा दिया। अरे, तो उनका अंत भी बुरा हुआ। उन्हें कुमाऊं का शाहजहां भी कहते हैं कुछ लोग। ये क्यों? हाँ, ये थोड़ी विडंबना ही है। शायद उनके लंबे शासनकाल की वजह से कहते हो, लेकिन उनका अंत भी एक तरह से शाहजहां जैसा ही दुखद हुआ, कैद में। इसके बाद तो स्थिति और ज्यादा बिगड़ गई होगी, अराजकता फैल गई होगी। बिल्कुल। मोहन सिंह रौतेला खुद मोहनचंद के नाम से राजा बन बैठा 1777 to 79 ईडी। लेकिन गढ़वाल के राजा ललित शाह ने उसे बगवाली पोखर की लड़ाई में हरा दिया। और फिर ललित शाह ने एक बहुत ही अनोखा कदम उठाया। हाँ, अभूतपूर्व। उन्होंने अपने ही बेटे प्रद्युम्न शाह को कुमाऊं की गद्दी पर बैठा दिया, प्रद्युम्न चंद के नाम से, 1779 to 86 ईडी। मतलब गढ़वाल और कुमाऊं दोनों का शासक एक ही व्यक्ति। जी हाँ, कुछ सालों के लिए ऐसा ही हुआ। कुमाऊं एक तरह से गढ़वाल के अधीन आ गया। लेकिन ये व्यवस्था ज्यादा दिन चली नहीं। नहीं, मोहनचंद ने 1786 में फिर से ताकत जुटाई और गद्दी पर कब्जा कर लिया, लेकिन सिर्फ 2 साल राज कर पाया। 1788 में हर्षदेव जोशी ने उसकी हत्या करवा दी। हर्षदेव जोशी, इनका नाम बार बार आ रहा है। ये बहुत प्रभावशाली थे उस समय। बहुत ज्यादा। हर्षदेव जोशी उस समय कुमाऊं की राजनीति के किंग मेकर और किंग ब्रेकर दोनों थे। बहुत चतुर, लेकिन उतने विवादास्पद भी। मोहनचंद को मरवाकर उन्होंने शिवचंद नाम के एक व्यक्ति को कठपुतली राजा बनाया। कठपुतली राजा? हाँ, बस नाम का राजा। असली ताकत हर्षदेव जोशी के ही हाथ में थी। और फिर चंद वंश का अंत कैसे हुआ? अंतिम राजा कौन थे? अंतिम शासक बने महेंद्र चंद 1788-90 ई, जो मोहनचंद के ही कोई रिश्तेदार थे। लेकिन वो सिर्फ 2 साल ही राज कर पाए। 1790 में नेपाल के गोरखाओं ने कुमाऊं पर हमला कर दिया। अल्मोड़ा के पास हवालबाग नाम की जगह पर लड़ाई हुई। हवालबाग का युद्ध? जी। इस युद्ध में महेंद्र चंद हार गए और भाग गए, और इसी के साथ कुमाऊं में चंदवंश का जो लगभग 1100 साल लंबा शासन था वो समाप्त हो गया। और गोरखा राज शुरू हो गया? हाँ, गोरखा राज, जिसे गोरख्याणी भी कहते हैं, और जो काफी कठोर माना जाता है। और ये भी कहा जाता है कि गोरखाओं को कुमाऊं पर हमला करने का न्योता एक तरह से हर्षदेव जोशी ने ही दिया था। हाँ, ऐसा आरोप उन पर मजबूती से लगता है। कहते हैं कि अपने राजनीतिक विरोधियों को हटाने और सत्ता पर अपनी पकड़ बनाए रखने के लिए उन्होंने गोरखाओं को बुलाया। नतीजा ये हुआ कि पूरा कुमाऊं ही गोरखाओं के अधीन हो गया। तो ये थी चंद राजवंश की पूरी कहानी। सोमचंद द्वारा चंपावत में रखी गई नींव से लेकर महेंद्र चंद के समय हवालबाग में पतन तक।
11 शताब्दियां बहुत लंबा समय है। हमने देखा कैसे इस वंश ने कुमाऊं पर राज किया, राजधानी बदली, कला और प्रशासन को संवारा, चाहे वो रेशम उत्पादन हो, मंदिर निर्माण, भूमि बंदोबस्त, कर प्रणाली। बिल्कुल। और साथ ही बाहरी ताकतों से लगातार जूझते भी रहे। बिल्कुल। इस लंबे सफर में गरुण ज्ञानचंद, भारती चंद, रुद्रचंद, बाज बहादुर चंद, जगत चंद जैसे बहुत ही काबिल और शक्तिशाली राजा हुए। उन्होंने राज्य को न सिर्फ विस्तार दिया बल्कि समृद्धि भी दी, प्रशासन को सुधारा। वहीं दूसरी तरफ वीणाचंद और देवीचंद जैसे कमजोर शासक भी आए, जिनके समय राज्य कमजोर हुआ, खजाना खाली हुआ। और अंततः लगातार चलने वाली जो अंदरूनी लड़ाइयां थीं, दरबारियों के षड्यंत्र थे और बढ़ते हुए बाहरी आक्रमण, इन सब ने मिलकर इस सदियों पुराने राजवंश का अंत कर दिया। वाकई एक राजवंश जो इतनी सदियों तक चला, इतने उतार चढ़ाव देखे, उसका अंत अंदरूनी फूट और बाहरी हमले से हुआ, ये सोचने पे मजबूर करता है कि कैसे शक्ति, समृद्धि और इतना लंबा इतिहास भी आंतरिक कमजोरियों के सामने बौना साबित हो सकता है। सही कहा। और ये भी सोचने वाली बात है कि चंद वंश ने कुमाऊं पर क्या स्थायी छाप छोड़ी है, जिसे शायद आज भी वहां की संस्कृति में, समाज में या उन किलों और मंदिरों में महसूस किया जा सकता है। इस पर विचार करने के लिए काफी कुछ है।